नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। देख रहे हैं आप क्राइम तक। मेरे साथ है दीपक सिंह। आज बात करते हैं रूस यूक्रेन की। लगातार युद्ध चल रहा है, तीसरा दिन हो गया है। एक तरह से कहा जाए कि 1000 सैनिक मारे गए, ऐसा यूक्रेन ने दावा किया है। रूस के उसने सैनिक मार दिए, जबकि रूस का अलग दावा है। उनका कहना है कि 200 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। 1000 से ज़्यादा तो वो क्लेम कर रहे हैं कि यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया। ऐसे में कई सारे लोग पलायन कर रहे हैं, कई सारे लोग एयरपोर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं। अब एयरपोर्ट पर भी धमाके हो रहे हैं, राजधानी कीव तक पहुंच गए हैं जो रूसी सैनिक हैं। ऐसे में अब ये युद्ध कब तक चलेगा, ये सोचने वाली बात होगी। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं रशिया पर। और ऐसे में ऑब्वियसली रशिया ने तो जो चाहा वो किया, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दीपक, अब आगे किस तरह की स्थिति देखने को लग रही है कि रशिया अभी मानने वाला है या नहीं, क्योंकि उसने तो किसी की मानी नहीं शुरुआत में। जैसे आपने कहा कि रशिया पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो अमेरिका ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंध ऐसे नहीं लगाए हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स में प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक अकाउंट्स पे ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि आप रिटेल वाली जैसे रोज़मर्रा की सामानें होती हैं, उनकी बैंक्स वहाँ के अमेरिकन लोगों को अभी भी कर्ज दे सकते हैं। इस सब चीज़ों में प्रतिबंध नहीं है। और अमेरिका ऐसा दुकान है, वो हर किसी को कह देता है कि आप पे प्रतिबंध लगा दिया, मैंने आप पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बिजनेस सबको करना है। उसने चाइना के साथ चाइना को प्रतिबंध लगाया, ईरान को भी प्रतिबंध लगा दिया, रशिया को भी प्रतिबंध लगा तो दिया। फिर ये एक तरह से ढकोसलेबाजी है। हाँ, तो ये आप मैं बस मेरी दुकान खुली है, मैं आपको सामान नहीं बेचूंगा, आपको भी सामान नहीं बेचूंगा, कब तक कर पाएंगे आप? तो ये कहना कि प्रतिबंध लगाए, तो प्रतिबंध इतना भी हार्ड एंड फैक्ट नहीं लगा दिया। तो उन्होंने हाल ही में जो कल जो प्रतिबंध लगाया है, उन्होंने कहा है कि हमने पुतिन पर प्रतिबंध लगाया है, पुतिन की संपत्ति जब्त कर ली। करना ये चाहिए था कि आपको रशिया की संपत्ति जब्त करनी चाहिए थी। रशिया के जितने जो एम्बेसीज हैं उनको आप मना कर देते कि आप एम्बेसी बंद करके वो फौरन अपने देश चले जाए। नहीं, सिर्फ पुतिन पे किया, मतलब वो एज अ पुतिन को वार क्रिमिनल मान रहे हैं। देश पे लगाना चाहिए था, देश के बजाय वो कर रहे हैं पुतिन पे। अब पुतिन को भी, अब पुतिन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने उनके पास भी कोई चारा नहीं था। वो इतने सालों से रशिया पे प्रेसिडेंट बने हैं, कई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, जब पुतिन जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अपने हिसाब से संविधान चेंज कर लेते हैं कि जो भी पावर होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो प्रधानमंत्री के पास रहेगी। जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तब भी पावर उनके पास रहती है, वो संविधान चेंज कर देते हैं। और हाल ही में जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में उन्होंने ये किया कि जो मेन पावर है, जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो रहेंगे राष्ट्रपति, उन्हें कोई हटा नहीं, 2035 तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता। सेम चीज़ अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना की जो जिनपिंग है, उन्होंने भी सेम ऐसा किया, जब तक जिंदा हैं तब तक ही वो राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये जितनी भी कम्युनिस्ट वाली विचारधारा है, तो अब मान लीजिए मुझे अपने देश पे राज करना है, मैं उन्हें क्या चीज़ बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए महान हूँ। तो एक जरिया था यूक्रेन पे हमला करके। और जैसे नहीं, कल ये किस तरह से ये बताना कि मैं महान हूं, अगर यूक्रेन पर हमला कर देंगे तो क्या उससे महानता पता लग जाएगी कि देखिए मैं देशवासियों के साथ खड़ा हूं, हम लोगों के हित जो है वो हम चाहते थे कि यूक्रेन जो है एक तो हमसे ही अलग हुआ है और अब आंख दिखा रहा है, और अब देखिए हमने आंख दिखा रहा है तो हमने जवाब दे दिया। असल में जब सोवियत टूटा था, जब सोवियत टूटा था उस वक्त उसके 15 देश बने थे। तो जब नाटो नाटो का उद्देश्य यही था कि रशियन एग्रेशन से बचना था, कि रशिया कभी यूरोप पे हमला ना कर सके। तो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस और जो कुछ देश और मिलके, उन्होंने 12 देश इनिशियली मिलके उन्होंने शुरुआत की इसकी। मुद्दा ये था कि यूरोप पे कभी रशिया हमला ना करे। लेकिन जैसे ही रशियन के 15 देश अलग होते हैं, जब विघटन होता है, तो उसके बाद ये कहा गया था कि रशिया से, देखिए आप अब तो देश अलग हो गया है, अब नाटो की फौज कभी आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब जो आपके देश टूट गए हैं उनको हम कभी शामिल नहीं करेंगे। अब होता ही है कि साल भर 1991 से लेकर अब 2022 आ गया, एक के बाद एक नाटो में जो टूटे हुए देश थे सोवियत के, जो आप रोमानिया, ये सारे नाटो के सदस्य बन गए सब। सारे एक एक करके सदस्य तो बनते अब फिर यूक्रेन के बनने में क्या इशू था अगर वो बनना चाह इशू रहा। इशू ये भी था ना कि पहले आपने मुझसे कहा कि देखो दीपक, मैं तुम्हें कभी दगा नहीं दूंगा। लेकिन आपको क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप मेरे जो मेरे साथी लोग हैं उनको आप लेते जा रहे हैं। तो एज इन पुतिन को लगा कि यार ये चीज़ तो गलत है। आप मतलब उनको लगा कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता पर फिर खतरा कर देगा अमेरिका। हाँ, जो मुझसे ही लोग निकले हैं, जो मेरी ही टीम के लोग थे, वो जाके अब किसी और देश के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, यूक्रेन ऐसा था, यूक्रेन या यूरोप का सबसे बड़ा देश है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, या यूक्रेन है वो दुनिया का, यूरोप का सबसे बड़ा देश है। लेकिन यूरोप में सबसे कहीं गरीबी कही जाए पर कैपिटा, मतलब वहाँ पे अगर पर कैपिटा से मेरे कहने का मतलब एक शख्स कि उसकी कमाई क्या है यूरोप में, क्योंकि यूरोप के लोग संपन्न हैं, उनके पास कमाई ज़्यादा है। तो यूक्रेन वो देश है जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी उनकी सबसे कम है पूरी यूरोपियन देश में। अब यूक्रेन ऐसा हिस्सा था कि जो भी रशिया को, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ कि रशिया ऐसी जगह है कि रिसोर्सफुल है, वहाँ पे उस पेट्रोलियम है, गैस है, प्रोडक्ट्स है, तो उसको अपना सामान कहाँ बेचना है, यूरोप में बेचना है। तो उसके लिए यूक्रेन ऐसा था कि वो बीच में पड़ता है। अब कोई भी सामान आपको यहाँ से वहाँ ले जाना है तो आपको यूक्रेन के थ्रू पाइप बिछाना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि
वो गैस कोई भी अगर हवाई जहाज भी उड़ता है किसी एयर स्पेस से तो उसको किराया देना पड़ता है जब प्लेन किसी हवाई स्पेस से उड़ रहा हो। अगर वो ज़मीन से जा रहा है तो ज़मीन से भी उसको तेल, अगर तेल की पाइपलाइन जा रही है तो तेल का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप 4G में बात करते हैं, 3G में बात करते हैं, स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। तो जो आप सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उस तक की नीलामी, उसकी बिक्री होती है। तो ये लोग समझें कि भाई मेरे हवा है, हवा फ्री, हवा भी फ्री नहीं है, जो सरकार होती है उसकी भी टैक्सेस समझे होती नहीं, लेकिन अगर यूक्रेन बीच में पड़ रहा है और मजबूरी है यूक्रेन, तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें ये कहना कि हम इनको नहीं देंगे, ऐसा तो रशिया ने कभी नहीं कहा। है। आप मान लीजिए नाटो की फौज पहले तो थोड़ा दूर दूर थी, यूक्रेन का कब्जा करने मतलब यूरोप का वो सबसे बड़ा देश जो अब नाटो का हिस्सा बन गया है, तो नाटो की फौज अब सीधा वो रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। पहले मान लीजिए नहीं, लेकिन अभी नाटो का तो नहीं बना था वो। नहीं नाटो, अब जैसे कल भी उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि नाटो के देश से मैं बात करने की कोशिश कर रहा वो हूँ, ये मुझे कह रहे हैं कि हम जो अपनी सेना है वो अब ला रहे हैं वहां पर। हाँ लाने का मतलब नहीं, अब जैसे आप रशिया हैं, ये आपके टूटे हुए देश हैं, इसके बाहर तक अमेरिका थी, अब एक एक करके सारे देश अंदर आते जा रहे हैं। अब यूक्रेन वो हिस्सा है जो रशिया है, आप यूक्रेन है, यूक्रेन की अगर नाटो को फौज बनते तो अमेरिका और रशिया के बीच में गैप कहाँ रहा? वो बफर जोन था पहले बीच में, जो रशिया को बचाते थे किसी अमेरिकन एग्रेशन से। अब एक एक करके जब सारे देश अंदर चले गए हैं तो मतलब वो तो रशिया के ऐसे में तो अमेरिका को साथ देना चाहिए इसका, लेकिन वो नहीं दे रहा है। अमेरिका को साथ देना चाहिए। आप मोहित वगैरह आपसे क्या कहना है, समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ज़मीन बगल पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी पे अटैक करना आसान है, लेकिन अमेरिका अपने वहाँ समुद्र से पार करके लेके आए, क्योंकि दो देश ये रशिया और यूक्रेन पास पास में ही है, बाकी सारे देश भी एकदम बगल लगते हुए हैं। तो मैं अपनी नेवी को भेजूँ या हवा एयर ड्रॉप करूँ, और या रशिया पे हमला करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है, उसमें कम से कम अमेरिका जैसे 4 देश आ जाएंगे। तो कोई अगर फाइटर प्लेन लेके भी सोचे कि मैं रशिया के किसी स्टेट पे हमला कर दूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाएगी बीच रास्ते में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, गुजरात से लेके अगर हम असम तक की बात करें, 2000 किलोमीटर या 2700 किलोमीटर होता समझ है, रहे हो? तो रशिया कम से कम 10,000 किलोमीटर है, 5 गुना बड़ा है तो हमसे। वो सबसे बढ़िया तरीका वो होगा यूएस के लिए कि वो यूक्रेन आके बैठ जाए, हाँ, या उसकी जो नाटो सेना है वो वहां के बैठ जाए, ताकि वो इजीली हमला कर इजीली सके। हमला कर सके। तो इसी वहाँ वजह से से अब सारा सात ये समुद्र पार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ तक पहुँच गया, बस उसको जाके मॉस्को उसके बगल में हो गया। अगर मैं आपको अगर मैप भी अगर देखें अगर आप, तो रशिया का जो मॉस्को है वो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में लगता हुआ है। तो कोई भी फौज अगर यूक्रेन आ गई तो उसका रशिया के मॉस्को किसी भी अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि अभी इसी समय युद्ध करना था? ये मतलब इतना ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट हो गया था? क्या ये बिल्कुल मना कर रहे थे कि नाटो के ये देश बनने वाले थे या सदस्यता लेने वाले थे, या ऐसा एकदम माहौल ऐसा क्यों चेंज हुआ अचानक? पर देखिए, पहले ऐसा हुआ था कि जब भी यूक्रेन की जो भी सरकार आती थी, कहीं ना कहीं वो हमेशा कहती थी कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, अमेरिका जैसे झुकाव होता था तो सरकारें गिर जाया करती थी। तो लोग पूछते थे कि यार रशियंस गिरा रहे हैं सरकार को, तो सरकार बदल भी जाती थी, और जो रशिया के खिलाफ बोलता था पता नहीं कहीं कैसे भी करके जेल पहुंच जाता था। और ये आज तक समझ के परे है कि वो रशियंस करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। कई बार, ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी कई बार यूक्रेन जा चुका था, लेकिन उस जो भी सरकार या प्रधानमंत्री कोशिश करता था कि नाटो की तरफ जाए, उस पर करप्शन के चार्ज लग जाते थे। अब वो तेल के चार्जेस से और जेन्युइन चार्जेस से होते, वो जेल चले जाता था। तो दूसरी सरकार आती थी और रशिया के पक्ष में होती थी। तो हाल ही में जब जो दूसरे, जो इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि हम नाटो में जाएंगे, नाटो में नहीं जाएंगे, तो लोग सड़कों पे उतर आए, उनकी सरकार गिर गई, फिर नई सरकार आई। तो जैसे दो मुद्दे हैं उनके यूक्रेन में, नाटो में जाएं, नाटो में नहीं जाएं। तो इस वाली ये वाली जो सरकार है, जो अभी प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो ऐसा था कि वो बस डील साइन ही करने वाले थे, यहाँ तक बात आ चुकी थी। कल उन्होंने अपने वीडियो में भी कहा कि मैंने जितने भी यूरोपियन देश हैं सबसे कहा कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे शामिल कर लीजिए। नाटो में शामिल होने से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नाटो के किसी भी देश पे या किसी भी सैन्य अड्डे पे अगर हल्की सी भी खरोच आए तो पूरी फौज उस देश पे हमला कर देगी। नहीं, लेकिन ऐसा तो अब तो ये तो बिल्कुल इसको अजीब ही बात मानी जा रही है कि बातों का तो हो ही नहीं रहा ना। अब अमेरिका ने कहा कि हम आपके साथ हैं, और अचानक बिदक गया और कहा कि भाई ये तो आपका आंतरिक मामला, आप सुलझाइए। पहले आप ही चाह रहे हैं कि मैं आऊँ वहाँ, हाँ। आप सदस्य बने, मैं आऊँ वहाँ, अपने सपने दिखा दिए, दिखा दिया, और उसके बाद आपने एन मौके पे पीछे हट गए आप। तो ऐसे में ये कहना कि अगर सदस्य कोई हो जाएगा नाटो का तो मतलब वो तो बादशाह हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं देखिए, अमेरिका तो चाहता है कि, अमेरिका चाहता है मैं आपकी मदद करूं, मतलब अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की मदद करे, लेकिन याद रखिए उस नाटो में यूरोपियन देश कई हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। कोरोना काल खत्म हुआ है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके। जर्मनी देश जैसे देश की बात करता हूँ, उनकी जो 65% जो बिजली का उत्पादन होता है वो होता है रशिया की मदद से। रशिया अगर गैस देना बंद कर दे तो वहाँ के लोग अपना हेयर ड्रायर तक नहीं चला पाएंगे।
हीटर नहीं जला पाएंगे, मतलब आप डिपेंडेंट हो ना। डिपेंडेंट है। तो वो ये जर्मनी और यूरोपियन यूनियन कई देश नहीं चाहते कि हम रशिया से लड़ें। और रशिया से लड़ने का मतलब कि जो बम वहाँ पे गिर रहा है आज यूक्रेन में, ये हम बमबारी देख रहे हैं, वो कल को जर्मनी भी हो जाए। तो कौन सा देश चाहेगा कि भाई वो तुम दोनों आपस में लड़ो, जो समझाओ, हमारे पे बम मत गिराओ। तो जितनी भी बगल बगल के देश हैं, जितने भी यूरोपियन देश हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे से एक बात तो साफ हो गई जो मुझे लगता है, बाकी आप थोड़ा और बताइएगा। यूनाइटेड नेशंस आज रिक्वेस्ट कर रहा है, नाटो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। एट द एंड क्या हो रहा है कि जिस देश का जो मन होता है वो कर रहा है। ये सब बेमानी है, सदस्य हो चाहे ना हो, चाहे आपके हित सध रहे हो। अब ऐसे तो यूएस का भी हित सध रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसे नाटो जो है वो खुद अपनी अब सेना भेजने पर विचार कर रहा है, कब, जब 3 दिन सब बर्बाद हो चुका है वो पूरा। तो यानी कि ये तो सब फॉर्मेलिटी है और हर देश का अपना हित है। हमने देखा तालिबान अफगानिस्तान में भी उन्होंने हमला करना था, वहां से अमेरिकन हटे और अमेरिकन वापस नहीं गए। हमला होना था, हुआ, पूरे विश्व ने देखा हमला हुआ। तो मुझे जो समझ में आ रही है चीज़ कि अब जिसको जो करना होगा, जो देश जो सबसे पावरफुल है, जिसके अपने हित साधने होंगे, वो करेगा और दूसरा देश कोई इंटरवीन नहीं करता जब तक कि उसको पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो रहा हो। किसी भी देश के लिए उसके लोग सर्वोपरि होते हैं। अब नाटो में जैसे आपने कहा कि नाटो अब सोच भी रहा है कि मैं करूं, लेकिन नाटो में मैं वही आपसे कह रहा था कि यूरोपियन देश कहीं हैं, अमेरिका तो 7 समुंदर पार है। रशियंस वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वही बड़ी बात है कि समंदर पार करके मैं जाऊं अमेरिका पे हमला करने। तो रशियन सोचेंगे अमेरिका पे हमला करने से पहले मैं इनको तबाह कर दूं जो बगल में है, वहीं पे बम मार देता हूं। यूक्रेन ही क्रॉस करके जाना है, यूक्रेन क्रॉस करते ही आप देखेंगे हंगरी आ गया, पोलैंड आ गया, अब फ्रांस कितना ही दूर पड़ेगा। तो वहां तक पहुंचना, आपस के जो लोग हैं उनको जलन ज़्यादा होगी, आग जल्दी लगेगी, बल्कि 7 समंदर पार। तो नाटो के अंदर भी ये कश्मकश है कि हम रशिया पे हमला नहीं कर सकते। रशिया बहुत ताकतवर है, अमेरिका तो 1,000 2,000 अपने बंदों को भेज देगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जितनी फौज है उनको लड़ना है खास तौर पे। तो अंदर ही अंदर नहीं चाह रहे, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी वजह मानी जा रही है कि जो बाइडन पीछे हट गए। अमेरिका लीडर है, तो फिर आगे क्यों आए, और लीडर कैसे है? लीडर उसका ये कहना था कि देखिए हम लीडर ऐसे है कि मैं जब आपको मतलब फंसा के भाग जाऊंगा, वो ये लीडर, ये तो वो अपनी जगह सही थे। उनका ये कहना था कि हम आपकी मदद करेंगे, तो करें। लेकिन जब आपकी टीम के जो बाकी सदस्य थे वो डर रहे हैं कि आप बोलोगे हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, आप अपनी फौज भी भेज दोगे। आप कितनी फौज भेजोगे? 3,000 4,000 5,000 भेजा। लेकिन बाकी यूरोपियन यूनियन की जो 30 देश हैं, वो जो 30 देश में से 29 देश जो नाटो के हिस्सा हैं, वो रशिया के बॉर्डर पर ही हैं। तो रशिया फिर ये यूक्रेन ने हिमाकत कैसे की जब उनको पता था ये सारी सिचुएशन की 29 देश बॉर्डर पर है और रशिया वो भी नाटो के देश है और ये तो नाटो का भी नहीं है देश, और ये रशिया इसका विरोध भी कर रहा है। इसके बावजूद यूक्रेन ने इतनी हिम्मत होगी कि तो कहीं से हिम्मत तो इनको दी गई ना। तभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो ये बार बार बात बोल रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, पहले तो मुझे चढ़ा दिया गया और फिर अकेला छोड़ दिया। क्योंकि जब पुतिन ने जब पुतिन कहते हैं, जब पुतिन की आंखों में ना एक खौफनाक जो खौफ है, जो भी जो बात करते हैं वो सिर्फ सीधे तौर पे बात करते हैं कि कोई भी देश अगर रशिया को रोकता है तो हम उसे निस्तारमुक्त कर देंगे। मतलब सीधे तौर पे धमकी दे दी है कि जो बम यूक्रेन पे गिर रहे हैं हम आपके देश पे गिराएंगे और टक्कर लेने की कोशिश। मान लेना फिर वो सबका बाप है, इसमें दिक्कत क्या है मानने में? भाई आप मान लो कि बाप है, आप क्यों बिना बात की वहां जा रहे हो अमेरिका के पास, फिर नाटो की सदस्यता ले रहे हो, फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उसकी सेना यहाँ तक आएगा, अमेरिका के हित सदेंगे, और उसके बाद हो क्या रहा है कि उससे पहले आपके ऊपर रशिया अटैक कर रहा है और आप सब बर्बाद। ये तो यही सिचुएशन होगी ना। किसी भी जंग को जो वार होती है, वर्ल्ड लेवल पे वार होती है, तीन तीन मुद्दे पे लड़ी जाती है। पहला चीज़ की लड़ी कैसे, स्ट्रैटेजी कैसे लड़ी जाए। एक तो हम जो सीधी लड़ाई जो अभी देख रहे हैं, एक किसी इकोनॉमी को तबाह कर दो और उसके जासूस तंत्र को तबाह कर दो। कहा जाता है यूक्रेन में ज़्यादातर लोग प्रो रशियंस हैं। अगर मैं यूक्रेन का अगर कोई जितनी भी आप टीवी में मैप देख रहे होंगे, कहीं भी मैप देख रहे होंगे, जो कीव वाला इलाका जो उसकी राजधानी है, उसके आसपास वाला इलाका ही यूक्रेनियन है। बाकी जो उसकी पीछे वाले जितने भी इलाके हैं जहाँ से हमला हो रहा है, जहाँ से रशियन फौज घुस रही है, वो इलाका पूरा रशियंस है। मतलब वहाँ प्रो रशियंस 70% पॉपुलेशन है। तो इसलिए हम देख रहे हैं जब टैंक घुस रही हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनकी आर्मी क्या कर रही थी, जब मेरे देश में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो हमारे यहाँ तो बॉर्डर है, सही बात है। वहाँ कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, वो शहर के अंदर घुस के बमबारी कर रहे हैं, उनके फाइटर प्लेन अंदर घुस जा रहे हैं। तो उनकी फौज क्या कर रही थी? तो उनकी फौज भी कहीं ना कहीं हाँ इन्वॉल्व है, जो उनको इतने वही लोग हैं, वही लोग प्रो रशियंस है, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रशियंस आए। और रशियंस कल फिर पुतिन ने ये भी कहा कि देखिए हम कब्जा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वहाँ पे सरकार बदल जाए, जो उनकी सरकार जो प्रधानमंत्री जो कि अपनी कठपुतली सरकार चाहते हैं पुतिन वहाँ पे उस जगह पर। तो ये सारी सिचुएशन है और उसके बाद अब क्या होगा देखने वाली बात है। क्योंकि होगा यही कि आने वाला टाइम पे पुतिन यही कहेंगे कि देखिए यूक्रेन की जो सरकार बदल दी जाए। यूक्रेन उसके बाद ये होगा कि पुतिन कहेंगे जितना टैक्स जो लेते हो ना आप ज़मीन में, जो हमारी जो तेल जा रहे हैं या गैस पाइपलाइन जो यूरोपियन देशों में जा रही है, वो फ्री कर दीजिए या एक नॉमिनल रेट पे ले आइए। तीसरी चीज़ जो रशिया को बहुत फ़ायदा कर गई है,
आपको बता दूं कि ओपेक जितनी मुसलमान जो मुस्लिम कंट्रीज़ है 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें से जो तेल वाली जितनी भी देश हैं उन्होंने अपना तेल का दाम आपस में बैठ के बात करते थे। रशिया एक ऐसा देश था जो ओपेक का हिस्सा नहीं था। वो क्या कहता था कि देखिए मेरे यहाँ भी तो तेल है, मेरे यहाँ भी गैस है, आप अपना रेट कम कर दीजिए, नहीं तो मैं तो अपना रेट बहुत कम कर रहा हूँ, अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो मैं बेचूंगा 30 रुपये में। तो रशिया का इतना दबदबा रहता था कि उन्हें अपना रेट कम करना, यही वजह हम देखते थे सऊदी अरब, कोई सऊदी और जितनी मुस्लिम कंट्रीज वो चाहते हैं कि 100 बैरल से ऊपर चले जाए। आज के वक्त में क्योंकि रशिया को कोरोना काल में बहुत घाटा हुआ, वो 30 से 35 डॉलर पर बैरल में बेच रहा था। आज 100 डॉलर बैरल से ऊपर चला गया है। तो आने वाले टाइम पे उसकी इकोनॉमी तो बूम करेगी, बूम करेगी। यूरोपियन देशों को पता लग जाएगा, देखिए जो अमेरिका है वो बहुत दूर है, हमें जो बगल बगल घर वाले उससे दोस्ती करके रखनी चाहिए नहीं ना। ऐसा ये तो चलो ये तो हम एनालिटिक कर रहे हैं, जो वहाँ इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं ये बात उनको समझ नहीं आ रही, तो सबको समझ में आ रही होगी ये सब। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। बहुत पहले जैसे शमशा से एक बार बात हो रही थी, रशिया की एक कंपनी है, तेल की कंपनी है। मैं इस दिन ऐसे फुटबॉल मैच देख रहा था, सर ने कहा था कि "बस तुम फुटबॉल मैच देखा करना"। तो फुटबॉल मैच देखते देखते मैंने कहा कि सामने वाली टीम के पास भी वही लोगो है, और जो ओपोनेंट, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी टीम खेल रही है, मुझे पता था कि यूरोप की कोई दो देश खेल रहे हैं। तो सामने वाले के पास भी वही लोगो है और जो ओपोनेंट टीम है उसके पास भी सेम लोगो है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको सर्च करके देखता हूँ। तो पता लगा कि वो रूस की एक सरकारी तेल की कंपनी है जो फ्रांस और ये इंग्लैंड वाली टीम को स्पॉन्सर कर रही थी। तो मुझे लगा ये रूस की कंपनी, और एक चीज़ समझ में आती है कि आप फ़ोन का ऐड देखते हो अपने फुटबॉलर्स के लोगो पर, या कि कार का ऐड देखते हैं तो लोग उसे खरीदेंगे। रूस की सरकारी तेल की कंपनी एक फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर करने का क्या मतलब है? जर्मनी को भी कर रही है। अब आज जैसे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में ठनी रहती है, जर्मनी और फ्रांस में ठनी रहती है। वो हिटलर वाला दौर याद कीजिए, हिटलर पेरिस पहुंच गया था। तो ये दो टीमों को एक टीम कैसे स्पॉन्सर कर सकती है, वो भी वो ऐसी टीम स्पॉन्सर कर रहा है जिसका आम पब्लिक उसे खरीद ही नहीं रही है। वजह क्या निकल कर आई? वजह ये सामने आई कि जब उसकी मैंने देखा कि इसके डील्स कहाँ कहाँ हैं, तो मुझे पता लगा कि जितनी भी उसकी तेल वाली जो कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने थे। जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी का नाम, किसी बड़ी कंपनी का नाम ले लेते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी जाके पाकिस्तान को भी स्पॉन्सर कर रही है, इंडिया को भी स्पॉन्सर कर रही है, तो आपको लगेगा कि रिलायंस कैसे क्यों कर रही है। तो अब मेन मुद्दा जब पता लगा कि रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना था, पाकिस्तान में जाके किसी ऑयल कंपनी का या किसी टेलीकॉम कंपनी में उसे आना था, तो आने से पहले वो वहाँ के लोगों में इतना उसने मार्केटिंग कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और वो जो तेल कंपनी थी, वो तेल कंपनी रूस की जीडीपी में 40% हिस्सेदारी है उसकी। मतलब अगर 100 रुपये रशिया कमाता है, तो उस कंपनी से 40 रुपये, बोलते हैं वो सरकारी तेल की कंपनी है जो इतने पूरी यूरोप की जितनी फुटबॉल टीम है सबको स्पॉन्सर करती है, और इतनी अमीर है कि अगर आप जो इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद से ये हुआ कि जर्मनी ने बहुत ज़्यादा डील हुई, और जर्मनी ने कहा कि हम रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और उसकी वजह से 65%, मतलब आप सोचिए किसी देश की जो बिजली उत्पादन वाली जो क्षेत्र हैं उसमें 65% हिस्सेदारी कहने रूस का की है। मतलब ये है कि रूस का कई सारे देशों में, खासकर यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा स्टेक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो पहुंचा रही है वहाँ की। बेनिफिट पहुंचाने ये तरीका है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंट हो जाओ। हर चीज़ की डिपेंडेंट हो। मैं आपकी बिजली हेयर ड्रायर के लिए अगर आप मुझ पर डिपेंडेंट हो कि अगर आप बिजली नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा, मैं जर्मनी की बात, मेरी बात मानोगे? हाँ, अब यही वजह है कि नाटो में जो जितनी भी यूरोपियन देश हैं वो हिचकिचा रहे हैं कि भाई हम हमला कैसे कर दें। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तानाशाह का अपना रहे हैं, इंग्लैंड तक को वहाँ पे बिजली पहुँचाई और गैस पहुँचाया जाता है रशिया के थ्रू। तो सब कह तो रहे मुझे जबानी, मतलब लेकिन सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, इस वजह से सब शांत है। हाँ, और ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों को तकलीफ हो। भाई वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रतिबंध तो लगा दिया आपने, तो प्रतिबंध में तो ये भी होता है। मतलब एक तरह से फौरी प्रतिबंध है, और ये एक तरह से फॉर्मेलिटी कर दी कि ठीक है चलो दुनिया को दिखाने के लिए हमने बहुत काम कर लेकिन दिया अगर है। मैं प्रतिबंध लगा दूं कि भाई मैं आपसे तो सामान नहीं खरीदूंगा, वो तो आपके लोग जिएंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो क्या वाकई यही वजह है कि क्या आर्थिक प्रतिबंध जो है अगर एक्चुअल में लगा दिए जाएं तो फिर डिपेंडेंसी क्या वाकई है ही नहीं या है? तो ये देखने वाली बात होगी। दीपक ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया और बताया किस तरह से जो युद्ध है उसके पीछे की क्या कहानी है। अब ऐसे में एक चीज़ और हाँ। है कि जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल की हम बात करते हैं कि किसके न्यूक्लियर हथियार हैं, तो जो यूक्रेन वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे 2000 न्यूक्लियर बम थे। 1991 में जब पहली बार हुआ कि हम सोवियत से अलग हो जाएंगे, सोवियत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो 95 में एक डील साइन होती है जिसमें कहा जाता है कि बेलारूस, यूक्रेन और एक पोलैंड, इनको सोवियत से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। शर्तें ये हैं कि आप जितनी भी न्यूक्लियर हथियार हैं वो सरेंडर कर दें। तो दुनिया का तीसरा देश होता है आज यूक्रेन, जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार होते हैं। रूस, अमेरिका और यूक्रेन। तो यूक्रेन ने अपने 2000 न्यूक्लियर मिसाइल्स
अपनी आज़ादी के लिए रशिया को दे दी है, और इस शर्त के साथ कि रशिया कभी उनकी आज़ादी पे हमला नहीं करेगा। ये तो उल्टा हो गया, आज उल्टा हो गया। यानी कि एक तरह 25 साल पहले जो बात, अगर उनकी सरकार हाँ। कम से कम 100 तो 150 धोखा दिया इसका मतलब रशिया ने, हाँ, नहीं, पहले उनसे न्यूक्लियर हथियार ले लिए। इसमें पुतिन ने कल कहा ना कि हम आप कब्जा नहीं रहे, हम बस सरकार चाहते हैं कि सरकार बेदखल हो जाए और नाटो के पास ना जाए, और नाटो को वार्निंग है बस। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हो कि हेल्प करी, एक तरह से कहा जाए, सारे न्यूक्लियर पहले ले लिए, उसके बाद फिर आपने 25 साल बाद अटैक अटैक किया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है। तो बहरहाल अपने व्यूज़ आप दीजिएगा, इसमें कुछ और जानकारी आप लोगों के पास है वो भी बताइएगा, और अगर आपको कुछ कमेंट्स करने हो तो आप करेंगे ही, तो वो भी कीजिएगा, और बताइएगा किस तरह का शो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।